नमस्कार। आज हम इस वीडियो में लोक प्रशासन की विचारधारा, मानव संबंध विचारधारा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा और नौकरशाही विचारधारा यानी अधिकारी तंत्र प्रतिमान ये हम पढ़ चुके हैं। चौथी और अंतिम जो विचारधारा है वह है मानव संबंध विचारधारा। मानव संबंध विचारधारा निर्जीव यंत्रों, कार्यों में संसाधनों के स्थान पर कर्मचारियों अर्थात मानव को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु मानती है। देखो, नाम से स्पष्ट होता है ह्यूमन रिलेशन, मानव संबंध। तो इसके अंदर मानव को अधिक महत्व दिया जाता है, कर्मचारियों को अधिक महत्व दिया जाता है, बजाय किसके? निर्जीव यंत्रों के, कार्यों के और संसाधनों के स्थान पर कर्मचारियों और मानव को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु माना जाता है। मानव संबंध विचारधारा का अर्थ और परिभाषाएं। कीथ डेविस के अनुसार मानव संबंध से आशय कार्य पर व्यक्तियों के एकीकरण से है, जिससे वे आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करते हुए सहयोग पूर्वक उत्पादन कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। मानव संबंध विचारधारा का अर्थ एवं परिभाषाएं। कीथ डेविस के अनुसार मानव संबंध से आशय कार्य पर व्यक्तियों के एकीकरण से है, जिससे वे आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करते हुए सहयोग पूर्वक उत्पादन कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। मैकफार्लैंड के अनुसार मानव संबंध कार्यरत व्यक्तियों की क्रियाओं, अभिव्यक्तियों, भावनाओं और अंतर संबंधों की समझ एवं जानकारी द्वारा मानवीय साधनों के सदुपयोग की पद्धति एवं अध्ययन है। फ्रेंड लुथांस के अनुसार कर्मचारी सहयोग तथा मनोबल पर बल देने वाला प्रबंधकीय व्यवहार ही मानव संबंध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी इसके अंदर मानव को केंद्र बिंदु माना गया है। मानव को क्या माना गया है? केंद्र बिंदु माना गया है। मानव की संतुष्टि, उसके आर्थिक लाभ, उसके मनोवैज्ञानिक लाभ के कारण ही कोई कार्य संपादित होता है। तो ये इन परिभाषाओं में बताया गया है। नेक्स्ट है मानव संबंध विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं। मानव संबंध विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? देखिए, मानव संबंध विचारधारा का प्रमुख केंद्र बिंदु मानव है। ऐसे कैसे? आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस विचारधारा की मान्यता है कि कर्मचारी एक सामाजिक प्राणी है, वह मशीन का एक पुर्जा अथवा उत्पादन का साधन मात्र नहीं है। यानी मानव को एक मशीन या पुर्जा नहीं माना गया है, उसको एक सामाजिक प्राणी माना गया है। यह विचारधारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जगह एकता, टीम भावना पर बल देती है। तो टीम भावना पर कौन सी विचारधारा बल देती है? मानव संबंध विचारधारा। और किस विचारधारा का प्रमुख केंद्र मानव है? मानव संबंध विचारधारा का। मानव संबंध विचारधारा अनौपचारिक संगठन को महत्वपूर्ण मानती है। मानव संबंध विचारधारा अनौपचारिक संगठन को महत्वपूर्ण मानती है। अनौपचारिक मतलब प्राइवेट। यह विचारधारा सहभागी प्रबंधन पर बल देती है, यानी सबके साथ मिलकर के जो प्रबंधन किया जाता है उस पर बल देती है। यह विचारधारा मनोविज्ञान पर आधारित है। तो ये मानव संबंध विचारधारा की परिभाषाएं हैं या विशेषताएं हैं। मानव संबंध विचारधारा दलीय अथवा टीम भावना के लिए प्रेरित करती है। यह विचारधारा अंतरवैयक्तिक संबंधों पर भी पर्याप्त बल देती है। मानव संबंध विचारधारा का विकास के कारण। मानव संबंध विचारधारा के विकास के क्या कारण है? तो किसकी वजह से मानव को अधिक महत्व है वो दिया गया। 1930 की आर्थिक मंदी के कारण, पूंजी आधारित उद्योग, तकनीकी प्रगति के कारण, टेलरवाद की प्रतिक्रिया के कारण और वर्ग विरोध के कारण एल्टन मेयो के प्रयोग मानव संबंध विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है, जिसे एल्टन मेयो को मानव संबंध विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और इनके विकास के कारण जैसे 1930 की आर्थिक मंदी,
पूंजी आधारित उद्योग, तकनीकी प्रगति, टेलरवाद की प्रतिक्रिया, वर्ग विरोध, एल्टन मेयो का प्रयोग, जो हम आगे पढ़ेंगे। मानव संबंध विचारधारा में एल्टन मेयो का योगदान। 1930 में अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी 1930 में अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में एक प्रयोग शुरू हुआ जो हार्थोन प्रयोग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हार्थोन प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 1930 में अमेरिका के अंदर और कौन सी कंपनी में शुरू हुआ? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में शुरू हुआ। और इस प्रयोग का क्या नाम है? हार्थोन प्रयोग। मेयो व उनके साथियों द्वारा किए गए हार्थोन प्रयोगों को मानव संबंध विचारधारा की आधारशिला माना जाता है। मेयो द्वारा और उसके साथियों द्वारा जो हार्थोन प्रयोग किए गए हैं उनको मानव संबंध विचारधारा की आधारशिला माना जाता है। एल्टन मेयो द्वारा लिखित पुस्तकें, तो इनके द्वारा एल्टन मेयो की जो किताबें हैं इनको आपको याद करना है। डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम 1919, द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933, द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945, द पॉलिटिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1900, यानी उद्योगों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, मानव है, ह्यूमन है, तो ये एल्टन मेयो की किताबें होगी। हार्थोन प्रयोगों में मेयो को सहयोग देने वाले अनुसंधानकर्ता और उनकी पुस्तकें। अब एल्टन मेयो के साथ हार्थोन, जो एल्टन मेयो ने हार्थोन प्रयोग किए थे उनमें और भी उनके सहयोगी थे, अनुसंधानकर्ता थे, तो उन्होंने भी किताबें लिखी। F.J. रॉथलिसबर्गर और W.J. डिक्सन की पुस्तक मैनेजमेंट एंड वर्कर 1939, ये इन दोनों की किताब है। F.J. रॉथलिसबर्गर की पुस्तक है मैनेजमेंट एंड मॉरल 1942। T.N. व्हाइट हैंड की पुस्तक है द इंडस्ट्रियल वर्कर 1938, लीडरशिप इन फ्री सोसाइटी, लीडरशिप इन फ्री सोसाइटी 1936। तो ये इनकी किताबें हैं, ये आपको याद करनी है। एल्टन मेयो के प्रयोग, एल्टन मेयो ने कौन कौन से प्रयोग किए थे? एल्टन मेयो के हार्थोन प्रयोगों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। हार्थोन प्रयोग 1924 से 1932 तक किए गए, तो ये भी पूछा जाता है। 1924 से 1932 में हार्थोन प्रयोग किए गए। एल्टन मेयो द्वारा किए गए अध्ययन एवं प्रयोग हार्थोन प्रयोग के नाम से जाने जाते हैं। जोसेफ एल मेसी के शब्दों में हार्थोन अध्ययन मानव संबंध आंदोलन की आधारशिला है। हार्थोन अध्ययन मानव संबंध आंदोलन की क्या है? आधारशिला है। यह प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो शहर के नजदीक स्थित हार्थोन संयंत्र में 1924 से 1932 के बीच किए गए। इसका उद्देश्य क्या था? हार्थोन प्रयोगों का उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की कार्य दक्षता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है का पता लगाना। यानी हार्थोन प्रयोग का उद्देश्य क्या था कि जो फैक्ट्री में, उद्योगों में श्रमिक काम करते हैं उनकी कार्य दक्षता को कैसे वो बढ़ती है, कैसे कम होती है, और उनकी कार्य दक्षता के बढ़ने घटने से उत्पादकता कैसे प्रभावित होती है, उसके कौन से कारक है, इसका पता लगाना ही इन प्रयोगों का, हार्थोन प्रयोगों का उद्देश्य था। प्रमुख सहयोगी कौन थे एल्टन मेयो के? F.J. रॉथलिसबर्गर, T.N. व्हाइट हैंड और W.J. डिक्सन। एल्टन मेयो इस अध्ययन दल के नेता, मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे? एल्टन मेयो। कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी है उसमें 25,000 कर्मचारी कार्यरत थे। संस्था जिसने इसमें सहयोग किया, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज। हार्थोन प्रयोग की श्रृंखला में मानव संबंधों से संबंधित अनेक प्रयोग किए गए थे, जिन्हें प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो कई प्रयोग किए गए और इनको 3 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 है जांच कक्ष अध्ययन। जांच कक्ष अध्ययन, द टेस्ट रूम स्टडी।
हार्थोन प्रयोगों की श्रृंखला का प्रथम भाग जांच कक्ष अध्ययन था। इसका प्रमुख उद्देश्य कार्यदशाओं भौतिक कारकों को मनुष्य की कार्यदक्षता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना था। जांच कक्ष अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए। इनका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। जांच कक्ष अध्ययन यानी टेस्ट रूम स्टडी जो की गई वो निम्न प्रकार से की गई। प्रकाश प्रयोग, इसका प्रारंभ हुआ 1924 में। इसका उद्देश्य क्या था? इस बात का परीक्षण करना कि प्रकाश व्यवस्था में परिवर्तन का कर्मचारी की दक्षता और उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी लाइटिंग का, प्रकाश का मनुष्य या जो कर्मचारी फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी दक्षता और उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो कैसे प्रयोग किया गया। छह महिला श्रमिकों के 2 दल बनाए गए। एक दल के कमरे में लगातार प्रकाश उपलब्ध करवाया गया, जबकि दूसरे दल के कमरे में प्रकाश में कमी की गई, लेकिन दोनों दलों की उत्पादकता व कार्य दक्षता में वृद्धि हुई। देखो, एक में लाइट की व्यवस्था की गई और दूसरे में लाइट की व्यवस्था नहीं की गई। 2 दल बनाए गए 6 महिलाओं के, फिर भी उत्पादकता और कार्य दक्षता में कोई अंतर नहीं आया। दोनों में क्या हुई? वृद्धि हुई। निष्कर्ष क्या निकाला गया इस बात का? कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि का कारण केवल प्रकाश या कार्य दशाओं में सुधार ही नहीं अपितु अन्य कारण भी हो सकते हैं। वो कहते हैं भी लाइट का होना न होना ये उत्पादकता में वृद्धि करे, ये जरूरी नहीं है, कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं। इन कारणों की खोज हेतु मेयो और उनके सहयोगियों ने अन्य और भी प्रयोग किए। तो पहला प्रयोग था प्रकाश प्रयोग। दूसरा देखो कौन सा प्रयोग किया? रिले असेंबली टेस्ट। ये प्रयोग मार्च 1927 से 1929 तक किया गया, लगभग 2 साल लगे। उद्देश्य क्या था रिले असेंबली टेस्ट का? इस प्रयोग के उद्देश्य प्रकाश प्रयोग से उत्पन्न संदेहों को दूर करना, मनोवैज्ञानिक तत्वों का उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक जो तत्व है उनका उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस टेस्ट का उद्देश्य था। अब देखो कैसे प्रयोग किया गया। प्रयोग 6 लड़कियों का एक छोटा सा समूह बनाया गया। उन्हें एक अलग कमरे में टेलीफोन के छोटे छोटे उपकरणों को जोड़ने का कार्य दिया गया। इस प्रयोग के दौरान कार्य दशाओं में कई परिवर्तन किए गए, जैसे कार्य के घंटों में कमी की गई, आराम की सुविधा दी गई, चाय कॉफी की व्यवस्था भी दी गई, कार्य अनुसार मजदूरी भी दी गई। इन परिवर्तनों के लागू करने के पश्चात समूह की उत्पादकता में क्या हुई? वृद्धि हुई। समय पर देखो चाय मिली, आराम मिला, कार्य क्षमता घंटों में कमी कर दी, मजदूरी भी अच्छी दी और नतीजा क्या हुआ? उत्पादकता में वृद्धि हुई। प्रयोग के आखिरी सप्ताह में कार्यानुसार, अब प्रयोग चल ही रहा था, 2 साल चला था, आखिरी सप्ताह में मजदूरी के अलावा समस्त सुविधाएं समाप्त कर दी। सिर्फ यही कहा गया कि आपको केवल मजदूरी मिलेगी, बाकी चाय कॉफी ये आराम अब कुछ नहीं मिलेगा। आश्चर्यजनक तथ्य यह था कि सब सुविधाओं के समाप्त करने के बाद भी समूह की उत्पादकता पूर्व सप्ताहों से अधिक रही। देखो सारी सुविधाएं बंद कर दी, सिर्फ उनको तनख्वाह दी गई, फिर भी उत्पादकता पहले की बजाय अधिक रही। समझ में आ रही बात आपके? यानी उनका प्रयोग करना था कि कौन सा तत्व उनको प्रभावित कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। तो देखो कितनी सुविधाएं मिली, अचानक सुविधाएं घटा दी, फिर भी वो उत्पादन पहले से ज्यादा हुआ। फिर तीसरा प्रयोग और किया गया, तीसरा टेस्ट किया गया, द्वितीय रिले असेंबली समूह। द्वितीय रिले असेंबली समूह या टेस्ट ये 1928 में प्रारंभ हुआ। उद्देश्य क्या था? प्रेरणाओं के प्रभाव की जांच करना, यानी कोई प्रोत्साहन दिया जाता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। प्रयोग 5 अनुभवी रिले कर्मचारियों का चयन किया गया। कर्मचारियों की कार्य दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इन्हें प्रेरणा के रूप में समूह बोनस दिया गया। इनको कहा, कर्मचारियों को कहा कि आपको बोनस मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। निष्कर्ष क्या निकला? प्रति कर्मचारी उत्पादन दर में वृद्धि हुई,
कुल उत्पादन में भी 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अर्थात समूह बोनस दिए जाने से कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता बढ़ी। यानी पूरे समूह को बोनस दिया गया कि आप अगर इतना काम करोगे तो आपको बोनस दिया जाएगा। तो उन्होंने वास्तव में अच्छा कार्य किया और उत्पादन क्षमता बढ़ी। चौथा है माइका स्प्लिटिंग ग्रुप। माइका स्प्लिटिंग ग्रुप, इस प्रयोग में भी 5 अपरिचित लड़कों के एक समूह को एक दूसरे जांच कक्ष में रखा गया। 2 वर्षों की अवधि में कार्य की दशाओं में 5 बार परिवर्तन भी किया गया। इस प्रयोग के पश्चात यह पाया गया कि कार्य करते करते ये लड़कियां एक सामाजिक समूह में बदल गई, उत्पादन बढ़ा। देखो अलग अलग लड़कियां थी, अपरिचित या अपरिचित लड़कियां थी, और उन्होंने काम किया 2 सालों में और उत्पादन भी बढ़ाया। और आपस में क्या हो गया, एक सामाजिक समूह में वो बदल गई। उनका आपस में विचार, वो परिचित हो गई और मिलजुल करके कार्य करने लगी। तो इस प्रकार ये हार्थोन प्रयोग है वो किए गए थे। नेक्स्ट है साक्षात्कार अध्ययन। सितंबर 1928 से 32 के बीच मेयो व उसकी टीम ने मानव व्यवहार और भावनाओं पर एक अध्ययन प्रारंभ किया। इसे साक्षात्कार अध्ययन भी कहा जाता है। एक साक्षात्कार अध्ययन किया गया। यह साक्षात्कार अध्ययन हार्थोन श्रृंखला का सबसे बड़ा अध्ययन था। 2100 व्यक्तियों का साक्षात्कार करने की योजना बनाई गई। कुशल व अकुशल लगभग 1600 कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया गया। इसमें प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया गया। यानी साक्षात्कार में एल्टन मेयो ने किसका प्रयोग किया, प्रश्नावली विधि का। क्वेश्चन पूछे, कर्मचारी स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार प्रकट करने के लिए कर्मचारियों को कहा गया। परिणाम क्या हुआ, किसी भी कर्मचारी को स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार प्रकट करने और परिवेदनाएं प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने से उसके मनोबल में क्या हुई, वृद्धि हुई। साक्षात्कार से भी उनको स्वतंत्रता पूर्वक विचार प्रकट करने की उनको छूट दी गई, तो उनका मनोबल बढ़ा। नेक्स्ट है अवलोकन अध्ययन। अवलोकन अध्ययन भी इन हार्थोन प्रयोगों में किया गया। यह हार्थोन प्रयोगों का अंतिम चरण माना जाता है। अवलोकन अध्ययन हार्थोन प्रयोगों का अंतिम चरण माना जाता है। यह प्रयोग 1931-32 में सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया गया। उद्देश्य क्या था, कार्य पर सामाजिक अनौपचारिक संबंधों के प्रभावों को देखना। समाज के जो अनौपचारिक संबंध है उनका कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अध्ययन के लिए कर्मचारियों का एक समूह चुना गया। अध्ययन के लिए देखो क्या किया गया, कर्मचारियों का एक समूह चुना गया। इसमें 9 वायरमैन थे, 3 सोल्डरमैन, 2 इंस्पेक्टर जो रिले, असेंबली, बैंक में टेलीफोन एक्सचेंज विभाग में कार्यरत थे। ये कर्मचारी थे। इस शोध कार्यक्रम को बैंक वायरिंग प्रयोग के नाम से जाना जाता है। ये जो अध्ययन किया गया, अवलोकन अध्ययन किया गया, इस शोध कार्यक्रम में बैंक वायरिंग प्रयोग, इस शोध कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है, बैंक वायरिंग प्रयोग के नाम से जाना जाता है। ये कर्मचारी अपने सामाजिक समूह से एकताबद्ध है। एक समूह ने एक आचार संहिता का भी निर्माण कर रखा था जो इस प्रकार था। एक समूह था जिसने अपने कुछ नियम बना रखे थे। देखो क्या नियम थे, उनको काम करने के नियम थे और उस नियम के आधार पर वो कार्य करते थे। नंबर 1 है, समूह में जो भी व्यक्ति समूह द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य से कम काम करेगा वह कामचोर या धोखेबाज कहलाएगा। चैसलर। तो ये नियम बना रखे थे इन्होंने, ये जो है ना, इन्होंने नियम बना रखे थे और उस हिसाब से वो काम करते थे। दूसरा क्या है, जो व्यक्ति समूह द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य से आगे बढ़ेगा वह सेखी खोर या रेट बस्टर कहलाएगा। यानी जो जितना लक्ष्य दिया गया उसे आगे बढ़कर अगर काम करेगा तो वो सेखी खोर या रेट बस्टर कहलाएगा। समूह के किसी सदस्य की चुगली निरीक्षक से करने वाला चुगलखोर या बेदिया या शकविलर कहलाएगा। अगर हम समूह में काम कर रहे हैं और हमारे में से कोई अगर निरीक्षक को कोई हमारी चुगली करेगा तो वो चुगलखोर बेदिया कहलाएगा। तो ये नियम उन्होंने बना रखे थे।
एल्टन मेयो के प्रयोग के निष्कर्ष। मेयो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन उद्योगों में मानव तत्व की स्थापना करना है। मेयो ने रेबल परिकल्पना, भीड़ परिकल्पना का खंडन किया, जो ये मानती है कि समाज असंगठित लोगों का समूह है, मूलतः अपने स्वार्थों से परिचालित होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि समाज है वो असंगठित लोगों का समूह है। इसमें देखो अपरिचित लोगों को लिया गया था और वो फिर क्या बन गए थे, वो संगठित लोग हैं वो बन गए थे। और अपने स्वार्थों के लिए ये जरूरी नहीं है। मनुष्य केवल आर्थिक व्यक्ति नहीं होता बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी होता है, ये निकाला गया है। ये जरूरी नहीं है कि वो धन के लिए ही काम करे। कार्मिकों के मनोबल के स्तर में वृद्धि होने से उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो एल्टन मेयो के प्रयोगों का ये निष्कर्ष निकलता है। अब है एल्टन मेयो के प्रयोगों की आलोचना। W.H. वाइट ने मेयो की यह कहकर आलोचना की है कि उन्होंने कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन में नियोक्ताओं के हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया है। यानी W.H. वाइट ने मेयो के प्रयोग की आलोचना की है कि उन्होंने जो कर्मचारियों की नियुक्ति की है उसमें उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप है वो किए हैं। हेरोल्ड शेर्ड और लॉरेन बारिज के अनुसार मेयो ने स्वतंत्र समाज में श्रम संघों की भूमिका को नजरअंदाज किया है। यानी जो समाज है उसमें श्रमिकों का भी महत्व है, उनके संघों की भी भूमिका है, उसको नजरअंदाज किया है। 1949 में यूनाइटेड ऑटो वर्क्स के कर्मचारियों ने मेयो और उसके शोध दल को गाय जैसे भीरू समाजशास्त्री कहा। यानी यूनाइटेड ऑटो वर्क्स के कर्मचारियों ने जो मेयो और उसका शोध दल जिसने ये हार्थोन प्रयोग किए थे उनको भीरू डरपोक समाजशास्त्री कहा। और अन्य आलोचक है पीटर एफ ड्रकर और डेविड स्टर, इन्होंने भी इन प्रयोगों की आलोचना की है। तो हमने लोक प्रशासन की विचारधारा, चारों विचारधारा पढ़ी, जिनके अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं, तो वीडियो आप देखें। और YouTube पर हमारे सभी वीडियो देखने के लिए आप ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।